नमस्कार। देखिए, अक्सर एक बात कही जाती है कि मौर्य साम्राज्य के ढलते ही भारत एक अंधेरे युग में चला गया था। पर क्या ये सच में ऐसा ही था? आज हम इसी सोच को थोड़ा खंगालेंगे और एक बिल्कुल अलग कहानी देखेंगे। एक कहानी खोज की, संस्कृतियों के मिलन की और कुछ ऐसे आविष्कारों की जिन्होंने दुनिया बदल दी। ये सवाल है ही ऐसा जो हमेशा से इतिहासकारों को अपनी तरफ खींचता है। क्या सब कुछ बिखर जाता है या फिर कुछ नया बनने का मौका मिलता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि मौर्यों के बाद भारत में असल में क्या हुआ था। तो हुआ ये कि अफरा तफरी तो हुई नहीं, बल्कि उसके उलट अलग अलग संस्कृतियों के मिलने का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये जो हिंद यूनानी सिक्का है ना, ये उसी नए दौर का प्रतीक है। इसने भारत को सेंट्रल एशिया और ग्रीक दुनिया से जोड़ दिया और यहीं से विचारों के लेन देन का एक जबरदस्त सिलसिला शुरू हो गया। तो ये वो दौर था जब अलग अलग संस्कृतियां आपस में टकराई नहीं, बल्कि मिलीं। और जब वो मिलीं तो कुछ नया और शानदार बना। ये तबाही का नहीं, बल्कि क्रिएशन का समय था। तो मौर्यों के जाने के बाद समझिए एक सिलसिला शुरू हुआ। उत्तरी भारत में नई शक्तियां आने लगीं। पहले हिंद यूनानी आए, फिर मध्य एशिया से शक आए और उनके बाद आए कुषाण। और इनमें से हर कोई अपने साथ अपनी परंपराएं, अपनी कला और अपने विचार लेकर आया। और इस मिलाप का नतीजा वो तो और भी दिलचस्प था। कला की दुनिया में गांधार स्कूल का जन्म हुआ, जिसमें इंडियन और ग्रीक स्टाइल का एक गजब का फ्यूजन देखने को मिलता है। नए नए ट्रेड रूट खुले, फिलॉसफी और धर्म में भी पूरब और पश्चिम के विचार एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। तो ये बर्बादी का नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने का दौर था। और पता है, संस्कृतियों के इसी मेलजोल ने उस दौर के लिए जमीन तैयार की जिसे हम आज भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये हुआ कैसे। फिर लगभग 320 ईस्वी में सीन में एंट्री होती है गुप्त राजवंश की। उन्होंने एक मजबूत शासन दिया, एक राजनीतिक स्थिरता दी और इसी शांति और सुरक्षा के माहौल में कला, विज्ञान और साहित्य को फलने फूलने का मौका मिला। जरा इस सिक्के को देखिए। ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त का है, जो वीणा बजा रहे हैं। ये तस्वीर उस पूरे युग की कहानी कहती है। एक ऐसा राजा जो एक महान योद्धा भी था और कला का पारखी भी। मतलब पावर और कल्चर का क्या जबरदस्त बैलेंस था। इसी माहौल में कालिदास जैसे महान कवियों ने मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे मास्टरपीस लिखे। संस्कृत साहित्य अपने चरम पर था और उनकी लिखी कहानियां आज भी दुनिया भर में लोगों के दिलों को छू जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ लिटरेचर पर खत्म नहीं होती। ये कला का भी स्वर्ण युग था। और ये वो कला थी जो सिर्फ देखने में सुंदर नहीं थी, बल्कि वो कहानियां कहती थी, वो जिंदा लगती थी। अजंता की गुफाओं में इन दीवारों को देखिए। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये तो जैसे टाइम मशीन की खिड़कियां हैं। ये तस्वीरें हमें उस जमाने की जिंदगी, उनके विश्वास, उनकी कहानियों की एक झलक देती हैं। इतनी ताज़ा जैसे कल ही बनाई गई हो। और फिर अगर हम दक्षिण की ओर चलें तो महाबलीपुरम को देखिए। यहाँ कलाकारों ने पूरी की पूरी चट्टानों को तराश कर देवी देवताओं और मिठकों की कहानियों को जिंदा कर दिया। ये मूर्तिकला की ताकत का एक हैरान कर देने वाला नमूना है। तो इस कला को सिर्फ इसकी खूबसूरती से नहीं आंकना चाहिए। इसका मकसद बहुत गहरा था। ये कहानियां सुनाने का, गहरी फिलॉसफिकल बातों को बताने का और इंसान को डिवाइन से जोड़ने का एक जरिया थी। लेकिन इस युग की विरासत सिर्फ कला और साहित्य तक ही नहीं रुकी। भारत ने दुनिया को कुछ ऐसे आइडियाज दिए जिन्होंने साइंस और मैथ्स की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो एक पूरी क्रांति थी। तो बात है शून्य की, जीरो की। ये कॉन्सेप्ट भारत में ही विकसित हुआ। ये सिर्फ एक खाली जगह भरने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक इतना पावरफुल मैथमेटिकल टूल था जिसने डेसिमल सिस्टम और अलजेब्रा को मुमकिन बनाया। सोचिए, इसके बिना आज की हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। और ये सब सिर्फ थियरी की बातें नहीं थी, इसे प्रैक्टिकल में भी उतारा गया। दिल्ली का ये लौह स्तंभ, ये 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। ये उस दौर की मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की एडवांस नॉलेज का जीता जागता सबूत है। और ये आइडियाज भारत में ही कैद होकर नहीं रह गए। इनकी एक लंबी यात्रा थी। ये अरब दुनिया में पहुंचे, जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया और इन्हें और आगे बढ़ाया। और वहां से ये ज्ञान यूरोप पहुंचा, जिसने वहां के पुनर्जागरण और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की नींव रखी।
ये ज्ञान का एक ग्लोबल सफर था। तो सवाल ये है कि ये विरासत बची कैसे? गुप्त साम्राज्य भी खत्म हुआ, बाद में हमले भी हुए, फिर भी ये विचार कैसे जिंदा रहे? इसका जवाब भारत के भूगोल में ही छिपा है। जहां उत्तर भारत को लगातार हमलों और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा, वहीं दक्षिण भारत में हालात काफी हद तक शांत रहे और इसी स्थिरता ने दक्षिण को इस ज्ञान और संस्कृति का रक्षक बना दिया। और इस ज्ञान को बचाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उस दौर की यूनिवर्सिटीज को। नालंदा और विक्रमशिला जैसे संस्थान सिर्फ मठ नहीं थे, वो नॉलेज के इंटरनेशनल सेंटर थे। चीन, तिब्बत, जापान, पूरी दुनिया से स्कॉलर्स यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे और इन्हीं जगहों पर इस महान युग की विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखा गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। किसी भी सभ्यता की असली पहचान उसकी बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि उन आइडियाज से होती है जो वो दुनिया को देती है। भारत ने जो विचार दिए, उन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम आने वाले कल के लिए कौन सी विरासत छोड़कर जा रहे हैं।